दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की मूवी राइफल क्लब को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत 1996 में मैंगलोर शहर के एक क्लब से होती है, जहां दयानंद नाम का आदमी अपने छोटे बेटे बिच्छू का जन्मदिन मना रहा था। दयानंद वहां का बहुत बड़ा गन स्मगलर है और उसके दो बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम है भीरा और छोटे बेटे का नाम है बिच्छू। फिर बर्थडे पार्टी में दयानंद स्टेज पर चढ़कर अपने बड़े बेटे और छोटे बेटे को सबसे मिलवाता है और यहाँ बाप और बेटे की जोड़ी देखकर हम समझ पाते हैं कि ये लोग कितने बिगड़ैल हैं। अब अगले सीन में हम अली नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपनी डांस पार्टनर को गाइड कर रहा होता है और वो लोग डांस परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे। लेकिन यहाँ दूसरी ओर दयानंद अपने क्लाइंट्स के साथ गन डीलिंग कर रहा था। क्लाइंट्स के कम पैसा देने पर वो डील कैंसिल कर देता है। फिर सीन दोबारा से अली की तरफ जाता है। अब अली और नाडिया का डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, जिसे देखकर बिच्छू और उसके दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। मगर बिच्छू के दोस्त बीच बीच में गर्ल डांसर से बदतमीजी कर रहे थे। डांस परफॉर्मेंस के बाद अली और नाडिया आपस में प्यार भरी बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ बिच्छू आ जाता है और नाडिया को हार्ट शेप का बैलून गिफ्ट करके उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर देता है। साथ ही वो नाडिया को किस करने के लिए कहता है, जिस पर अली को गुस्सा तो बहुत आता है और वो बिच्छू को पहले प्यार से समझाता है, मगर वो तो अभी भी बदतमीजी करता है। तो नाडिया उसे तमाचा मार देती है। इस पर बिच्छू गुस्से में अली को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अली उसे एक लात मारता है और वो बिल्डिंग की खिड़की से नीचे गिर जाता है, जो देखकर अली तो हैरान था। हालांकि तभी अली नाडिया को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। अब कुछ समय बाद जब दयानंद बिच्छू को देखता है तो वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। यहीं पर सीन कट होता है। अगले दिन कन्नौर में हम शाहजहां को देखते हैं, जो एक मॉडल और एक्टर है। शाहजहां के घर पर उसकी अम्मी उसके लिए आए खत को पढ़ रही थी, जिस पर लड़कियों ने बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी थी और शाहजहां अपने आप को शीशे पर निहार रहा था। जिसके बाद प्रोड्यूसर शाहजहां की अम्मी को मैगजीन में लिखी दूसरे एक्टर्स की तारीफें सुनाते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि दूसरे एक्टर्स एक्टिंग करने के लिए कई महीनों की ट्रेनिंग लेते हैं और हमें पता चलता है कि प्रोड्यूसर अपनी अगली फिल्म के लिए शाहजहां को गन चलाना सिखाना चाहता है, ताकि उसकी फिल्म में एक्शन अच्छे से हो पाए। लेकिन इसके लिए शाहजहां को राइफल क्लब ज्वाइन करना होगा और इसे ज्वाइन करने के लिए केवल उसकी माँ ही उसे मना सकती है, क्योंकि शाहजहां का राइफल क्लब जाने का कोई मन नहीं है। तब अपनी माँ के कहने पर शाहजहां प्रोड्यूसर के साथ अपने भाई को लेकर राइफल क्लब के लिए निकल जाता है। तब हमें बताते हैं कि ये क्लब एक जमाने में अंग्रेजों का था। टीपू सुल्तान के राज के दौरान उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़कर क्लब पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों के सारे हथियारों को जब्त कर लिया। ये जगह हड़प ली। फिर टीपू सुल्तान के बाद कुछ क्रिश्चियन ने ये जगह हथिया ली और ये अभी भी उन्हीं की है, इसलिए इस जगह को सुल्तान बख्तेरी कहते हैं। अब राइफल क्लब पहुंचने के बाद प्रोड्यूसर वहां के कुछ पॉपुलर शिकारियों के बारे में शाहजहां को बताता है। फिर अगले सीन में हम अवरन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो उस क्लब का सेक्रेटरी है और सारे क्लब की जिम्मेदारी उसी के सर पर है। वो शाहजहां से कहता है कि सबसे अच्छा मीट पोर्क्यूपाइन का होता है और इतना कहते उसकी वाइफ सिसली पोर्क्यूपाइन का मीट लेकर आ जाती है। फिर अवरन सभी लोगों को अपने पूर्वजों के शिकार करने के तरीके और उनकी बहादुरी के किस्से सुनाता है, जिसके बाद वो लोग अवरन की पुश्तैनी बंदूक देखने लगते हैं। अवरन शाहजहां से बंदूक पकड़ने के लिए कहता है और जब शाहजहां बंदूक पकड़ता है तो उसके तरीके को देखकर सिसली और वो लोग बहुत हंसते हैं। इसी बीच शाहजहां का भाई उससे बंदूक की कीमत पूछता है, जिस पर सिसली कहती है कि ऐसी बंदूकों के मालिक नहीं वारिस होते हैं और ये बंदूकें बिकाऊ नहीं हैं। इसके बाद अवरन उन्हें ऐसी जगह लेकर जाता है जहां पुरानी पुश्तैनी अंग्रेजों के जमाने की एक से एक बंदूकें रखी थी। वहां उन्हें गोड्सो मिलता है, जो अवरन को उसकी तिजोरी के बारे में भी बताने के लिए कहता है। तब गोड्सो के कहने पर अवरन उन्हें तिजोरी के बारे में बताता है, लेकिन वो तिजोरी खोलकर उन्हें दिखाता नहीं। इसके बाद अवरन शाहजहां को उसके पिता और क्लब के संस्थापकों में से एक कुवलपम से मिलवाता है, जो कि व्हील चेयर में बैठे हुए थे और उनकी ऐसी हालत जंगली सुअर का शिकार करने के दौरान हुई थी। इसके बाद अवरन शाहजहां को अपनी बहन कुंजुमल और अपने पूरे परिवार से मिलवाता है। दरअसल क्लब के 3 संस्थापक थे। अब उन तीनों के परिवार
परिवार उस क्लब के मेंबर हैं, जिसमें काफी लोग हैं जैसे मुनुस, एडवोकेट कोशी और फादर जोशी। लेकिन इन सब में एक खास औरत होती है जिसका निशाना अवरन से भी अच्छा था, और उस औरत का नाम है इत्यानम। इन सब के अलावा क्लब में एक और मेंबर होता है जो उनके परिवार का नहीं था, इत्यानम का एक्स हस्बैंड डॉक्टर लेजर। खैर अब रात में हम देखते हैं कि डिनर के समय अवरन सबके सामने शाहजहां को राइफल क्लब का मेंबर घोषित कर देता है, जिसके बाद सब लोग शाहजहां से उसकी एक्टिंग और किसिंग सीन के बारे में पूछ कर हंस रहे थे। लेकिन इसी बीच अवरन के पिता उसका ही मजाक बनाते हुए कहते हैं कि यहाँ सबको पता है कि तुम और तुम्हारी बीवी नशे की हालत में जंगल जाते हैं और दूसरों के शिकार को चोरी करके उसे अपना बना लेते हैं। इस बात पर सब लोग बहुत हंसते हैं और अवरन का मजाक बनाते हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि कहने को तो ये लोग एक परिवार थे, मगर आपस में ये लोग एक दूसरे से जलते भी थे। फिर फैमिली फोटो के बाद अवरन शिकार पर जाने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन इसी बीच उसकी बीवी उसे आकर बताती है कि वो बाप बनने वाला है, जो सुनकर अवरन खुश हो जाता है। इधर शाहजहां से मिलने उसका दोस्त अली और नाडिया भी आ गए थे। वो शाहजहां को सारी बात बताते हैं और कहते कि दयानंद और उसके गुंडे अभी भी हमारे पीछे पड़े हैं, जो सुनकर शाहजहां काफी डर जाता है। तभी वहाँ अवरन भी आ जाता है, मगर शाहजहां अवरन को कुछ भी नहीं बताता, बल्कि वो कहता है कि ये मेरा कजन है और इन दोनों ने भागकर शादी कर ली है, क्योंकि अगर ये अवरन को दयानंद के बारे में बता देते तो शायद अवरन इन दोनों को यहाँ से भगा देता। तब अवरन सिसिली को अली और नाडिया का ख्याल रखने के लिए कहकर शाहजहां के साथ शिकार करने चला जाता है। फिर उन दोनों के आगे जाते ही गोड्जो अवरन का मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर सभी लोग बहुत हंसते हैं। अब एक तरफ अवरन अपने साथियों के साथ शिकार पर निकल गया था, वहीं दूसरी ओर अली और नाडिया अवरन के परिवार को सब सच बता देते हैं, क्योंकि उन्हें किसी को धोखे में नहीं रखना था। जिसके बाद वहाँ सिसिली आती है और कहते कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग मिलकर सब हैंडल कर लेंगे, क्योंकि तुम शाहजहां के कजन जो हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों ने क्लब के अंदर ही एक बार बना रखा था, जहां वो लोग शराब पीकर डांस कर रहे थे और क्लब के बाहर इत्यानम और उसकी बहन सिगरेट पी रही थी। लेकिन तभी वहाँ बीरा आ जाता है और इत्यानम से बदतमीजी से बात करते हुए कहता है कि यहाँ का ऑनर कौन है, क्या यहाँ कोई मर्द नहीं है। तब इत्यानम जवाब देते हुए अपनी गन उसके नीचे लगा देती है। तब इत्यानम की बात सुनकर वो डर जाता है और वहाँ से निकल लेता है, लेकिन बाहर जाते ही वो तुरंत अपने डैड को कॉल करके उन्हें सब बताता है। तब दयानंद उसे कुछ भी एक्शन लेने से मना करता है, लेकिन उसका लड़का ये बात मानने को तैयार नहीं था और वो अकेले सारे क्लब को उड़ाने की बात कर रहा था। जिसके बाद जैसे तैसे दयानंद उसे मनाता है और कहता है कि जिस औरत ने तुम्हारी बेइज्जती करी है उसे मैं मैंगलोर की सड़कों पर नंगा दौड़ाऊंगा, तुम बस थोड़ा इंतजार करो। ये सुनकर बीरा उसकी बात मान जाता है, लेकिन तभी दयानंद से उसका आदमी कहता है कि बिच्छू को घर ले जाना है या शमशान घाट। ये सुनते ही बीरा का तो दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने डैड से पूछता है कि क्या बिच्छू मर चुका है, लेकिन दयानंद उसे झूठ बोल देता है। हालांकि बीरा दयानंद के हाव भाव से समझ जाता है और वो तुरंत अपने आदमियों से कहता है कि डैड ने सबको मार देने को कहा है। जिसके बाद वो लोग क्लब के लिए निकल जाते हैं। यहाँ क्लब में सभी लोग साथ बैठकर बीरा के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी गोड्जो इत्यानम से कहता है कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, वो दयानंद का लड़का है। जिस पर इत्यानम कहती है कि चाहे वो जो कोई भी हो, हम उसे देख लेंगे। अब यहाँ जंगल में अवरन शाहजहां को एक जंगली सुअर दिखाता है और उस पर निशाना साधने के लिए कहता है। अवरन शाहजहां को शिकार करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो सब बताता है। जिसके बाद शाहजहां सुअर पर गोली चलाता है। तब पहले तो सुअर छटपटाता हुआ नीचे गिर जाता है, मगर कुछ ही देर में वो खड़े होकर दौड़ते हुए उनकी तरफ आने लगता है, जिससे ये लोग डर जाते हैं। तब उसके पास आता ही अवरन उसे गोली मार देता है और वो यहाँ मर जाता है। इधर बीरा क्लब में पहुंच गया था, जहाँ घुसते ही उसके आदमी वहाँ बैठे सभी लोगों पर बंदूकें तान देते हैं और वो अली और नाडिया को बुलाने के लिए कहते हैं। तब उनके ना सुनने पर वो इधर उधर गोली चलाते हैं, लेकिन इसके बाद भी क्लब के मेंबर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग गोलियों से बिल्कुल भी नहीं डरते। हालांकि तभी अपने आप ही अली और नाडिया वहाँ आ जाते हैं और बीरा का गुंडा जैसे उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। तभी क्लब के मेंबर में से एक सीटी बजा देता है, जिसके ऐसा करते ही सब अपनी अपनी गन से बीरा और उसके आदमियों के पैरों और हाथों पर गोली चला देते हैं। फिर अवरन के पिता अवरन को बुलाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद गोड्जो घर के बाहर लाइट गन चला देता है। अवरन उस इशारे को देखने के बाद भी नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि ये मेरे पिताजी भी ना बहुत मजाक करते हैं। ये कहकर वो एक और सुअर के शिकार पर आगे बढ़ जाता है। फिर आगे चलते चलते अवरन शाहजहां को अपने बचपन के किस्से सुनाते जा रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे हिरन दौड़ता हुआ दिखता है और वो तुरंत शाहजहां
के अगल बगल घेरा बना लेता है। फिर शाहजहां के पूछने पर वो उसे बताता है कि यहाँ आसपास बाघ है, इसलिए उन्हें सावधान रहना होगा। इधर राइफल क्लब में डॉक्टर लेजर भीरा और उसके जख्मी गुंडों का इलाज कर रहे थे, मगर अब दयानंद भी वहाँ आ चुका था और उसके आते ही बीरा के गुंडे उसे सब कुछ बता देते हैं, जो सुनकर दयानंद भी चौंक जाता है। फिर वो अपने सारे कपड़े उतार कर क्लब में पहुँच जाता है और सभी से कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ, मुझे बस मेरा बेटा वापस कर दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूँगा। तब अपने पिता की आवाज सुनते ही बीरा अंदर से निकल कर आ जाता है और फिर दयानंद उसे लेकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। यहाँ सिसिली अपने कुत्ते रूबी के गले में एक पट्टा पहनाकर उसे अवरन के पास भेज देती है। वही अवरन घेरा बनाकर बाघ के आने का इंतजार कर रहा था और उसी दौरान वो शाहजहां को नए नए रूल्स भी समझा रहा था। वो शाहजहां से कहता है कि शिकार का एक नियम है कि जिस जानवर का शिकार करा जाए उसे खा लिया जाए, वरना कोई और भी उसका शिकार कर सकता है। फिर कुछ देर बाद अवरन को रूबी सामने आता हुआ दिखता है, लेकिन वो जैसे उसकी तरफ बढ़ता है, बाघ रूबी की तरफ झपट्टा मारकर उसके धड़ को ले जाता है और सर को वहीं फेंक देता है। इसके बाद अवरन रूबी के पास आता है और उसकी ऐसी हालत देखकर सर पर हाथ रख के मन ही मन रोने लगता है। तब अचानक से उसकी नजर पट्टे पर लगी चिट्ठी पर जाती है, जिसमें लिखा था कि क्लब अंडर अटैक, जो देखकर वो हैरान था। अब अगली सुबह बीरा की लाश को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं, जिसके बाद दयानंद बीरा की लाश को खाई से नीचे फेंकवा देता है। यहाँ देखकर हम समझ पाते हैं कि बीरा के दिमाग में क्या है वो कोई नहीं जान सकता। हालांकि इतना तो साफ था कि बीरा बहुत बुरा इंसान है और उसके क्लब में बेइज्जती हो गई थी, जिसके गुस्से में आकर उसने अपने ही बेटे को मार डाला। इधर क्लब में खुशी सारे बच्चों को लेकर एक सेफ जगह ले जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे दयानंद मिल जाता है। हालांकि फिर ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं और कोई किसी को कुछ नहीं कहता। वहीं राइफल क्लब को दयानंद के सभी आदमी घेर लेते हैं और अपनी नई और आधुनिक बंदूकों से उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। यहाँ डॉक्टर इत्यानम और गोट्सो उनका सामना कर रहे थे, मगर गुंडों की स्नाइपर के सामने उनकी गन कमजोर पड़ रही थी। तभी गोट्सो कुवलप्पम से तिजोरी से बंदूक निकालने के लिए कहता है। फिर एक एक करके सभी लोग कुवलप्पम से अंग्रेजों के जमाने की मास्टरपीस गन्स निकालने के लिए कहते हैं। तब कुवलप्पम गन निकालने के लिए तैयार हो जाता है, मगर तिजोरी की चाबी अभी भी अवरन के पास थी। तब तक के लिए मेड लोटियापा से बॉम्ब फेंकने के लिए कहती है और लोटियापा बॉम्ब तो फेंक देता है, मगर स्नाइपर के निशाने से बॉम्ब हवा में ही फट जाता है, जिससे लोटियापा बुरी तरह घायल भी होता है। ये सब देखकर अब गोट्सो तिजोरी खोलने के लिए सिलेंडर को तिजोरी के पास फोड़ देता है, मगर जब वो अंदर जाकर देखता है तो तिजोरी पूरी खाली थी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि यहाँ जो गन रखी थी वो कहाँ चली गई। फिर गोट्सो कुवलप्पम के ऊपर बंदूक तान कर पूछता है कि तिजोरी की बंदूकें कहाँ है। तब ज्यादा दबाव डालने पर कुवलप्पम कहता है कि उसने और अवरन ने उन बंदूकों को किसी सेफ जगह पर रख दिया है, ताकि अगर कभी यहाँ छापा पड़े तो पुलिस को वो बंदूकें न मिले। तभी अचानक बाहर बंदूकों की आवाज सुनाई देती है, तो फादर बोलते हैं कि मेरा शेर आ गया। और यहाँ अवरन रस्सी से फिसलते हुए 2-3 गुंडों को मारता हुआ एंट्री लेता है और बाकी गुंडे वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग इकट्ठा होकर प्लान बना रहे होते हैं कि वो लोग दयानंद से कैसे लड़ेंगे। इधर दयानंद अपने गुंडों पर चिल्ला रहा होता है कि वो लोग वहाँ से बिना किसी को मारे केवल मार खाकर ही चले आए, लेकिन उसका आदमी उसे समझाता है कि जब तक सूरत से शार्प शूटर्स नहीं आ जाते तब तक हमें उनसे लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो राइफल क्लब के मेंबर हैं जिनके निशाने बहुत पक्के होते हैं। वह दयानंद के गुंडे भी काफी डरे हुए थे, क्योंकि वो जानते हैं कि जब क्लब के मेंबर लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे तब उन्होंने उनका ये हाल कर दिया। अगर वो पूरी तरह से तैयार होंगे तो न जाने वो क्या क्या कर दें। इधर राइफल क्लब में गोट्सो इस बात को लेकर परेशान था कि उनके पास केवल 45 गोलियां ही बची हैं। लेकिन तभी कुवलप्पम कहते हैं कि हम शिकारी हैं, हमारा निशाना तेज होना चाहिए और हम अगर हर आदमी के लिए 3 गोलियां रखेंगे तब भी हमारे पास 6 गोलियां बच जाएंगी। जिसके बाद अवरन भी इन सबको एकजुट होकर लड़ने के लिए कहता है। फिर प्लान के मुताबिक सभी लोग क्लब के चारों कोनों में अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ बाइक से 2 आदमी मशीन गन लेकर फायरिंग करने लगते हैं। तब गोट्सो बिना डरे उन्हें अपने निशाने से मार देता है, लेकिन दूसरा गुंडा बाइक चलाते हुए सीधा घर के अंदर आ जाता है और उसके अंधाधुंध फायरिंग करने के कारण अवरन के कंधे पर गोली लग जाती है और कुवलप्पम के पैर में गोली
गोली लगती है। तब उसे मारने के लिए त्यानम और डॉक्टर लेजर बहुत निशाने लगाते हैं, मगर एक भी गोली उसे नहीं लगती, जिसके बाद वो घर के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। अब वहाँ दयानंद भी अपनी कार से आ चुका था और वो अपने साथ अपनी ऑटोमेटिक रशियन फुल्ली लोडेड गन लेकर आया था, जिसके बाद वो सीधा क्लब में घुसकर दीवार के पीछे से चिल्लाता है कि यहाँ का मैनेजर कौन है। उधर से अवरन जवाब देता है कि मैं हूँ यहाँ का सेक्रेटरी अवरन। फिर दयानंद अवरन को डराने के लिए डायलॉग मारने लगता है, मगर अवरन उसे उसी की भाषा में समझा देता है। इधर डॉक्टर इत्यानम और सभी घर वाले अपनी अपनी गोलियों से गुंडों को घेरने में लगे थे, लेकिन तभी कुछ गुंडे शाहजहां के कमरे में घुसने की कोशिश करते हैं, मगर शाहजहां और अली मिलकर उन्हें वही धूल चटा देते हैं। वहीं दयानंद और उसका भाई अवरन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी गोड्सो बड़ी चालाकी से लोहे के मास्क पर गन चलाता है, जिसके रिफ्लेक्शन से गोली जाकर दयानंद के भाई के लग जाती है, जो देखकर दयानंद भी हैरान था। फिर दयानंद धीरे धीरे गुस्से में आगे बढ़ता जा रहा था, मगर उसे अपने लोगों की लाश के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, और जब वो समझ जाता है कि उसके सभी लोग मारे गए हैं, तो वो दीवार के पीछे से अवरन को वेस्टर्न मूवी की तरह 1 वर्सेस 1 फाइट के लिए बुलाता है। तब जैसे दयानंद दीवार से हटकर कमरे में जाता है, वो देखता है कि सारे क्लब मेंबर्स बंदूक ताने उसी की ओर खड़े थे। तब दयानंद बड़ी चालाकी से ट्रिगर पर हाथ रखता है ताकि वो इन लोगों को एक ही बार में मार सके, लेकिन उसके ऐसा करते ही सैकड़ों गोलियां उसके शरीर से आर पार हो जाती हैं और दयानंद, उसका परिवार और उसके बाकी सारे गुंडे यहीं मारे जाते हैं। जिसके बाद एक बार फिर राइफल क्लब के मेंबर शानो शौकत से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई है। हालांकि मूवी की स्टोरी तो सिंपल थी, लेकिन जिस तरह से इसे बनाया गया है वो काबिले तारीफ है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको हाल ही में आई कमाल की सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।